स्वागत है आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पॉलिटिकल स्किल्स डेवलपमेंट मिशन के तहत गांधी भवन भोपाल में आयोजित गुरुदेव की पाठशाला के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद सुरेंद्र सिंह ठाकुर ने राजनीतिक कौशल विकास हेतु पाठ्यक्रम व पाठशाला की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किया। मंच पर विराजमान ये गुरुदेव की पाठशाला के जनक, इस विचार को आगे लाने वाले और हम सब इनको श्रद्धा के साथ गुरुदेव ही कहते हैं। वो हमारे आपके सबके गुरुदेव आदरणीय भास्कर अरोड़े जी, मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री और हमारे पुराने साथी आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी, पूर्व मंत्री और बहुत ही जाबाज नेता आदरणीय हर्ष यादव जी, और हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय वंशमणि वर्मा जी, पूर्व सांसद जो शायद मैं समझता हूँ कि 26 साल की उम्र में सांसद चुन लिए गए थे सागर से, NSY के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे आदरणीय आनंद अहिरवार जी, और बहुत ही अच्छे वक्ता। पूर्व विधायक तो है ही, लेकिन इनकी जो कवि वो मुझे जो अच्छी लगती है वो एक बहुत अच्छे वक्ता है आदरणीय पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी, और हमारे बहुत ही प्रिय छोटे भाई, हमारे बैरसिया क्षेत्र के बड़े ही लाडले नेता पूर्व विधायक आदरणीय जोधाराम गुर्जर जी, उनके साथ में विराजमान हमारे एक और पुराने भोपाल के साथी फादर अनिल माटर जी, और मेरे क्या कहते हैं कक्षा क्लासमेट, हम दोनों ने साथ में मेरिट से इंजीनियरिंग पास किया है, श्याम श्रीवास्तव जी। हमने तो ये असल में नेता ये हुआ करते थे उस समय, और हम तो सपोर्ट करते थे। ये फौज में चले गए और हमको नेतागिरी में धक्का मारते। आदरणीय मेजर जनरल रिटायर्ड श्याम श्रीवास्तव जी, हमारे लोधी समाज के नेता अरविंद राकेश जी, आदरणीय महेश कुशवाहा जी, आदरणीय योगेंद्र तोमर जी, आदरणीय कौशल्या जी, आदरणीय हीरा सिंह जी, और आदरणीय राजेश अहिरवार जी, आदरणीय हमारे एक और साथी जनपद के अध्यक्ष रहे और इनके बड़े भाई साहब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे रतन सिंह ठाकुर साहब, उनके छोटे भाई और जनपद के अध्यक्ष रहे आस्था से आदरणीय बलबहादुर सिंह भगत जी, आदरणीय देवेंद्र पाठक जी, आदरणीय सविता जी। कुछ नाम मैं अगर गलती से छोड़ रहा हूँ तो मुझे क्षमा करेंगे। और संतोष द्विवेदी साहब जो संचालन कर रहे हैं उनका मैं धन्यवाद करूंगा। इसे एक पवित्र उद्देश्य लेकर ये पाठशाला जो गुरुदेव जी शुरू करने जा रहे हैं, उसमें शब्दों की आहुति देने का मौका मुझे भी आपने दिया है, इसके लिए संतोष भाई आपका धन्यवाद, और आपका स्नेह बनाए रखिएगा। समय अभियान के प्रदेश संयोजक और गुरुदेव के अनन्य सहयोगी साथी आदरणीय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, उनके दूसरे अनन्य सहयोगी साथी आदरणीय संकुले साहब जो कि बहुत वरिष्ठ अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं, आदरणीय सुनील बोरसे जी जो कभी बहुजन समाज के बड़े धारदार नेता होते थे, आज कांग्रेस पार्टी को वो साथ दे रहे हैं और गुरुदेव की सेवा में रहते हैं। सुनील बोरसे जी, आदरणीय और
सभी हमारे सम्मानित साथीगण, हमारे कमल सिंह जी जो विधानसभा आस्था से प्रत्याशी रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आप सब हमारे बीच में बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं। जरूरी नहीं कि मंच पर ही सब जिम्मेदार हैं, आप उनसे भी ज़्यादा जिम्मेदार हैं। सबको बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारे राजेंद्र मंडलोई जी बैठे हैं, मदन सिंह ठाकुर साहब ब्लॉक अध्यक्ष, सर्जन सिंह गुर्जर साहब ब्लॉक अध्यक्ष, राजेश यादव जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सरपंच, और सभी सम्मानित साथियों को बहुत श्रद्धा के साथ नमन करता हूं। और संतोष भाई ने जो कहा विस्तार से, तो मैं उनकी परमिशन से बहुत संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूँगा, क्योंकि और भी वक्ता है और बीच में हमारे जो मुख्य अतिथि है वो आने वाले हैं। तो दो मुद्दों पर मुझे आपसे बात करना है। एक तो जो गुरुदेव है उनके बारे में, और गुरुदेव की पाठशाला उसके बारे में। गुरुदेव के बारे में जैसा सभी हमारे यहाँ उपस्थित काफी लोग उनके बारे में उनसे परिचित हैं, जानते हैं आप लोग, उनके बारे में बताया भी गया। और मेरा भी सौभाग्य है कि सन 88 या 89 से मैं उनके संपर्क में हूँ। तब मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होता था, और माननीय भास्करराव रोकड़े साहब एक बहुत ही निर्धन और धारदार पत्रकार हुआ करते थे। तो जैसा कि होता है, आदरणीय हमारे मीडिया के साथी यहाँ पर है, हम लोग नेताओं को पत्रकारों से बड़ा उनको सजग रहना होता है। तो हमारी कभी मुलाकात बहुत अच्छे ढंग से हुई, और भगवान की बड़ी कृपा है कि रोकड़े साहब से मेरा संपर्क बना रहा। ये व्यक्तित्व भगवान पैदा करता है, भेजता है दुनिया में कुछ करने के लिए। और इसके साथ मैं ये कहता हूं कि हर व्यक्ति में एक व्यक्तित्व है, हर एक के पास कोई ना कोई एक खूबी है, जिसको अगर उसने समझ लिया और उसको विकसित कर दिया, तो वो भी आदरणीय भास्करराव रोकड़े साहब जैसा अपने क्षेत्र में जगह बना सकता है। क्योंकि आज भास्करराव रोकड़े साहब के बारे में बात हो रही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप एक ऐसे पत्रकार रहे हैं जिसने पत्रकारिता के माध्यम से सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं, बल्कि अपनी लेखन के माध्यम से समाज को दिशा देने की भी कोशिश की है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि उनकी मानसिकता, जो कि बाद में उजागर हुई, कि कांग्रेस ही शुरू से रही है। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि भास्करराव रोकड़े साहब ने तकरीबन 30 पुस्तकें लिखी हैं, और उसमें कुछ ऐसी पुस्तकें भी शामिल हैं जो उन्होंने अन्य अन्य पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बारे में भी लिखी है, और जिसकी चर्चा अभी शैलेंद्र जी कर रहे थे। मैंने भी वो पुस्तक पढ़ी है, प्रकाश का मंदसौर के गोली कांड पर जो पुस्तक आपने लिखी है, तो कभी मौका लगे तो आप लोग भी पढ़िएगा। एक एक जो उस कांड का दृश्य हो सकता है, उसको सटीक ढंग से कैसे उन्होंने जीवंत तरीके से अपने समक्ष, पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है, वो अद्वितीय है। और उसी के साथ ये सौभाग्य रहा कांग्रेस पार्टी का कि 2015 में आदरणीय भास्करराव रोकड़े जी मुखातिब हुए कांग्रेस को मदद करने के लिए, और उसी सोच के तहत, उसी प्रयास के तहत उन्होंने छिंदवाड़ा मॉडल एक पुस्तक लिखी। उसको भी जरूर पढ़िएगा, और आप में से बहुत लोग छिंदवाड़ा गए होंगे। तो वहां जो विकास वहां के तत्कालीन सांसद आदरणीय कमलनाथ जी ने किया है, वो कमलनाथ जी की प्रशंसा के लिए नहीं लिखी गई थी पुस्तक। वो पुस्तक का उद्देश्य और मकसद मेरे हिसाब से ये था कि एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में किस तरह से विकास करवा सकता है,
उस क्षेत्र को विकसित कर सकता है। मुझे ये बताने में फख्र है कि कभी ये छिंदवाड़ा जिला 1980 के पहले पिछड़े जिलों में आता था और आज वो देश के अग्रणी विकसित जिलों में आता है और उसकी चर्चा आदरणीय रोकड़े साहब ने छिंदवाड़ा मॉडल में की है। और साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि रोकड़े साहब ने न केवल पुस्तकें लिखी बल्कि राजनीति को बहुत करीब से देखा, समझा और अब तो मैं कह सकता हूं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वो राजनीति में सक्रियता के साथ उनका प्रवेश हो चुका है, सक्रिय राजनीतिक है। और हम लोग भी मंच पर हमारे नेतागण बैठे, ये सब मेरी बात से सहमत होंगे कि जब भास्कर और रोकड़े साहब से हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ मार्गदर्शन लेते हैं राजनीति के क्षेत्र में, तो हमको लगता है कि पत्रकारिता के साथ साथ राजनीति का इतना विशद ज्ञान और वो भी व्यवहारिक ज्ञान रोकड़े साहब ने कैसे प्राप्त किया है, ये बड़ा एक कौतूहल का विषय है हमारे लिए और आप सबके लिए प्रेरणा का विषय है। बात यही समाप्त नहीं होती। सम्यक अभियान जिसकी बात अभी आपसे की जा रही थी, वो सम्यक अभियान क्या था आप लोगों की जानकारी में होगा। और ये बात जब मैं कह रहा हूं आपसे, तो आज के राजनीतिक परिदृश्य में आज अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत नहीं हार रहे हैं। वैचारिक स्तर पर सामने वालों ने हमको एक तरह से धकेल दिया और ये मैं इस हॉल के अंदर कह सकता हूं कि हम उनको समुचित जवाब वैचारिक स्तर पर नहीं दे पा रहे हैं। उस वैचारिक शून्यता को भरने के लिए आज निश्चित रूप से हमको भास्कर राव रोकड़े साहब जैसे व्यक्तियों की व्यक्तित्व की आवश्यकता है। और मैं धन्यवाद करूंगा उनका कि उन्होंने ये गुरुदेव की पाठशाला, आज जब कांग्रेस को लोग हम देख रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद एक निराशा का वातावरण पार्टी में है, उसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम आप सबकी पहले प्रशंसा करेंगे जो आज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे फौजी भाई बैठे जिनको देखकर हमारा हौसला बढ़ता है और निश्चित रूप से जो मंच पर नेता लोग विराजमान हैं उनका भी धन्यवाद है, बधाई है। और विशेष धन्यवाद और बधाई भास्कर और रोकड़े साहब कि आप गुरुदेव की पाठशाला जो कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी आवश्यकता है, मैं सन 84 से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ और जब मैं प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष था तो हमारे सब समय पर डीपी राय जी एक सांसद हुआ करते थे और राजीव गांधी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया। उसमें पूरे देश में हर जिले में कोऑर्डिनेटर बनाए थे, हर ब्लॉक में मोटिवेटर बनाए गए थे और हम लोगों को निर्देश थे ऊपर से कि इन कार्यक्रमों को लगातार व्यवस्थित ढंग से उनका संचालन करते रहे। और उन कार्यक्रमों के माध्यम से हमने ये देखा था कि कांग्रेस की जो रीति नीतियां हैं, जो मुद्दे हैं, वो हम लोगों के बीच में लेकर जा पा रहे थे। आज जनता को रेवड़ियां बांटने की बातें, मुद्दे नहीं हो सकते, वो सब समझ रहे हैं। वो बीजेपी भी कर रही है, दूसरी पार्टियां भी कर रही है। जब तक आप उनको वैचारिक स्तर पर कुछ ऐसे ठोस मुद्दे उनके दिमाग को प्रभावित करने वाले उनके सामने नहीं लाएंगे, तब तक जनमानस आंदोलित नहीं हो सकता। और जो सम्यक अभियान की मैं बात कर रहा हूं, तो सम्यक अभियान के माध्यम से रोकड़े जी ने 7 मुद्दे लोगों के सामने, आप और हम सबके सामने प्रस्तुत किए थे
उनको आप जरूर पढ़िएगा, उनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन संक्षेप में मैं कह रहा हूं कि वो युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे थे। एक उदाहरण कि जिस प्रकार से आज ये जो सिस्टम बन गया है नौकरियों में, कि परमानेंट नौकरियां तो गायब होती जा रही है और वो कंपनियों के माध्यम से जो काम करवाया जा रहा है, चाहे हर कोई सा भी विभाग ले लीजिए, क्या कहते हैं उसको, आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, आउटसोर्सिंग के माध्यम से सारे लोगों को, और तनख्वाहें जो परमानेंट, अभी मैं परसों एक लाइनमैन साहब आए थे और 2 बच्चे आए थे बिजली विभाग के मेरे घर, मैं उनसे पूछ रहा था कि लाइनमैन साहब को तनख्वाह कितनी मिलती है, तो बोले भाई साहब करीब 80-90 हजार, और वही काम ज्यादा जोखिम के साथ में उनके लिए करने वाले जो 2 नौजवान आए थे मेरे घर, उनको तनख्वाहें मालूम है आपको कितनी मिल रही, अंदाजा लगाइए, 8,000 से 12,000, आप सोचिए। और अगर उनके साथ कोई दुर्घटना घट गई, भगवान नहीं करे, तो कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। ये सिस्टम में परिवर्तन लाने के लिए सम्यक अभियान में रोकड़े साहब ने ये कहा कि ना केवल सरकार बल्कि प्राइवेट में भी, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें जो काम लोग कर रहे हैं, एक नियम लाकर विधानसभा में ये फैसला, ये नियम बनाया जाए कि मिनिमम वेतन इतना दिया ही जाना चाहिए, चाहे प्राइवेट कंपनी नौकरी दे या आउटसोर्सिंग वाली कंपनी दे या सरकार दे। एक जबरदस्त क्रांतिकारी कदम था, वो सोच थी, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार नहीं बनी और रोकड़े साहब जितना वो आज, अगर मैं कह सकूं कि डिजर्व करते हैं, उतनी अभी मान्यता हमारे यहां भी मिलना बाकी है। और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर रोकड़े साहब की सोच को और आवाज को स्वीकार किया गया, आगे बढ़ाया गया और उस पर चलने का प्रयास किया जाए, तो निश्चित रूप से जो आप और हमारे सबके मन में है, एक मजबूत राष्ट्र निर्माण की भावना, ये बात तो मोदी जी भी कहते हैं, मैं सुन रहा था कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, वो मजबूत विपक्ष, बहुत धन्यवाद है उनका, लेकिन पक्ष विपक्ष तो बदलता रहता है, वो अलग बात है। लेकिन आज हम इस विपक्ष की भूमिका में हैं, क्या हम बाकी संतुष्ट हैं उस भूमिका को निभाते हुए, या हमको कुछ और उसमें किसी सोच को जोड़ने की आवश्यकता है? तो मैं कहूंगा कि हाँ, सोच को जोड़ने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है, नए नए विचार शामिल करने की आवश्यकता है, और एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने की आवश्यकता है जो कल को भी लोकतंत्र को अगर मजबूत रखना है, प्रजातंत्र को अगर परमानेंट रखना है, तो पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत होना चाहिए। और हमारी कांग्रेस पार्टी अगर ये गुरुदेव की पाठशाला का लाभ ले सकती है, तो जहां तक मैं आदरणीय गुरुदेव भास्कर और रोकड़े जी को जानता हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस पाठशाला के माध्यम से जो स्टूडेंट तैयार होकर निकलेंगे, अभी ये पर्चा हमको दिया गया है, उसमें माताओं बहनों की, बहनी बेटियों की चर्चा है, युवाओं की चर्चा है। सबको प्रशिक्षण की जरूरत है, सबको शिक्षित होने की जरूरत है। कोई पेट से सीख के नहीं आता है, सबको यही यहाँ पे सीखना होता है, लेकिन सिखाने वाले चाहिए, सिखाने वाले संस्थान चाहिए, सिखाने वाले लोगों की इच्छा चाहिए। अगर मैं ये कह सकूं, एक छोटी बात, लेकिन एक छोटा सोच भी चलता है राजनीति में, खासकर कि हम नेता बन गए, उसके बाद में पीछे आगे कोई होना नहीं चाहिए। हाँ, अगर हमारे परिवार में से कोई आ रहा तो चलेगा, लेकिन रोकड़े जी की सोच अलग है। वो पार्टी को मजबूत देखना चाहते हैं और पार्टी के माध्यम से देश को मजबूत देखना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत देखना चाहते हैं। तो गुरुदेव की पाठशाला
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो सपना आपने देखा है वो सपना साकार हो, और इस पाठशाला के माध्यम से जैसे आप और हम सब अपनी अपनी पाठशालाओं से निकल के आए हैं, कहीं ना कहीं तो हमारे गुरुओं का आशीर्वाद रहा है, तभी हम अपने विभिन्न क्षेत्रों में जो कुछ भी जहाँ तक पहुँचे हैं। हर व्यक्ति सबसे पहले श्रेय अपने गुरु को ही देता है। गुरु गोविंद होई खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो निश्चित रूप से हर एक के जीवन में गुरु की बड़ी भूमिका है, और राजनीति में आने वाले, राजनीति के क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए भविष्य में उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए मुझे विश्वास है कि हमारे गुरुदेव भास्कर और डोगरी जी की भूमिका एक अहम रोल अदा करेगी, और वही रोल अदा करेगी जो गुरु हर व्यक्ति के जीवन में अदा करते हैं। तो साथियों, मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात कह पाया हूँ, और पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम को सफल बनाने आए हैं। छोटा कार्यक्रम है लेकिन सोच बड़ी है, सपना बड़ा है और उद्देश्य बड़ा है, और जिस काम का उद्देश्य बड़ा हो उसको कम लोग भी अगर उसका शुभारंभ करते हैं, लेकिन उसकी सफलता की गारंटी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।